अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम के ख़ास। हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन में देखा है कि एंजाइम स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करती हैं, उनकी रफ्तार को बढ़ाती हैं, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। और एंजाइम के बगैर हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस यानी कि मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम को पढ़ेंगे। सबसे पहले एंजाइम की जो टर्म है, एक जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट थे विल्हेल्म कूने ने, उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया और बताया कि एंजाइम स्पेशल किस्म की ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं जो इमाइनो एसिड्स की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? इमाइनो एसिड्स। हमारे जो प्रोटीन होती हैं बॉडी की या पौधों के अंदर, उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इमाइनो एसिड। जैसे ये मकान ईंटों का बना हुआ है, तो जितनी भी प्रोटीन होती हैं उनको कौन बनाते हैं? इमाइनो एसिड। तो सबसे पहले किसने टर्म दी? इन 1878 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट है। फिजियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जानदारों के अंदर फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं, उनके मुख्तलिफ पार्ट्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं कि कौन से मालिक्यूल्स या कौन से मुख्तलिफ पार्ट्स क्या काम कर रहे हैं। विल्हेल्म कूने ने फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम, उन्होंने सबसे पहले एंजाइम की टर्म को यूटिलाइज किया और बताया कि एंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। शक्ल के हिसाब से दो किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, एक ग्लोब्यूलर होती है और एक होती है फाइब्रस, जो धागानुमा होती है। जैसे बाल, नाखून, हमारे मसल्स के अंदर पाई जाती है प्रोटीन, वो सारी फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। लेकिन कुछ गोल गोल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे एंटीबॉडीज, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, तो ये भी उन्हीं जैसी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ इमाइनो एसिड्स, जो इमाइनो एसिड्स की लंबी चेन्स की बनी होती हैं। कि इमाइनो एसिड्स की लंबी चेन होती है और वो ऐसे फोल्ड होती है एक दूसरे के ऊपर, एक गोल शक्ल का एक मॉलिक्यूल बनता है और उसको हम कहते हैं एंजाइम। और इसके अलावा जो एंजाइम की खसूसियात है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इस दुनिया में जितने भी एंजाइम्स होते हैं केमिकली वो सारे ऑलमोस्ट तकरीबन सारे प्रोटीन होते हैं। ऑलमोस्ट लगाने का मतलब ये है कि देयर आर सम एंजाइम दैट आर नॉन प्रोटीन। कुछ ऐसे भी हैं इस दुनिया में, एक दो एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन के नहीं बने हुए, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल प्रोटीन जो होते हैं 99.9% किस चीज़ के बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं। समझ आ गई है? फिर एंजाइम के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार एंजाइम के बगैर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे मिलियन टाइम ज़्यादा होती है, लाखों गुना तेज होती है। ठीक है, मेक रिएक्शंस मिलियन टाइम्स फास्टर, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जो एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा है उसकी रफ्तार उस रिएक्शन के मुकाबले जो एंजाइम की गैर मौजूदगी में हो रहा है, एंजाइम के बगैर हो रहा है, उससे लाखों गुना तेज होती है। फिर एंजाइम की स्पेसिफिसिटी की बात करें, देखें एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर एंजाइम असर करता है, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने सबस्ट्रेट हैं वो किसी भी एंजाइम के ऊपर जाकर जुड़ जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगा। या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है, ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं है। तो एंजाइम क्या होते हैं? बहुत स्पेसिफिक होते हैं। किसके लिए? रिएक्शन टाइप के लिए और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के लिए। हर एंजाइम किसी मखसूस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा और उसी को कैटालाइज करेगा, और हर एंजाइम एक मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट को ही अपने ऊपर जुड़ने देगा या सबस्ट्रेट के साथ ही कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। उसके अलावा हर सबस्ट्रेट के ऊपर वो अटैच नहीं होगा। इस हिसाब से फिर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और रिएक्शन की टाइप क्या है, इस हिसाब से अपने अपने उनके एंजाइम होते हैं। एक्टिव साइड क्या होती है? देखें, एक्टिव साइड एंजाइम क्योंकि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जैसे ये हम एक एंजाइम की अगर यहाँ पर शक्ल बनाए तो ये हमारे पास एक एंजाइम हो गया। तो अगर ये इस किस्म का एक स्ट्रक्चर है एंजाइम की, तो इसमें ये पूरा एंजाइम किसी भी कैटालिटिक एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा। इस पूरे एंजाइम का ये वाला हिस्सा जो छोटा सा होता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइड, और यही कैटालिटिक एक्टिविटी या रिएक्शन को बढ़ाने में हिस्सा लेता है, और इसको हम कहते हैं एक्टिव साइड। इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि हम जब कंप्यूटर पे बैठे टाइपिंग कर रहे होते हैं तो टाइपिंग के लिए हमारे सिर्फ हाथ यूज़ हो रहे होते हैं, बाकी चीज़ हमें पीछे से सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन डायरेक्ट क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है? हमारे हाथ। इसी तरीके से एंजाइम पूरा इस्तेमाल नहीं होता, उसका छोटा सा पोर्शन, उसकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है इस पोर्शन तक महदूद होती है, और इस पोर्शन को, इस छोटी इसी जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइड। बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्टिव साइड की जो शक्ल होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस एक्टिव साइड के ऊपर आकर जुड़ना होता
होता है किसी भी सबस्ट्रेट में। तो ये देखिए सबस्ट्रेट है तो इधर जाकर इस एक्टिव साइट के ऊपर ये जुड़ेगी। तो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं। फिर इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, या क्या हमारे जिस्म में हर वक्त एंजाइम बन रहे हैं? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमारे जिस्म को जब ज़रूरत पड़ती है हमारे सेल्स उस वक्त एंजाइम को बना लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती एंजाइम की तो एंजाइम का बनना रोक दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो इनहिबिटर या एक्टिवेटर का काम करते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना, कि एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को ये रोकने का काम करते हैं। एक्टिवेटर मतलब एक्टिवेट कर देना, चालू कर देना। तो ये एक्टिवेटर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम के काम करने को चालू करते हैं। तो एक्टिवेटर और इनहिबिटर के जरिए या सेल खुद भी एंजाइम के बनने की रफ्तार को तेज भी करता है और कम भी करता है, क्योंकि एंजाइम को बनाने के ऊपर भी सेल का बॉडी का खर्च होता है। इसलिए हर वक्त एंजाइम का बनाना और ज़रूरत से ज़्यादा बनाना बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। फिर हम अगर बात करें कोफैक्टर की, ये क्या होते हैं? देखिए एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा है ऑलमोस्ट प्रोटीन का बना होता है, और बहुत से एंजाइम ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं और प्रोटीन नेचर में ही अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जिनको अपनी मदद के लिए प्रोटीन के अलावा एक हेल्पर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है जो प्रोटीन का नहीं बना होता, नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है, और उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। यानी कि कोफैक्टर ऐसी चीज होती है जो प्रोटीन की बिल्कुल नहीं बनी होती, कतई प्रोटीन की नहीं बनी होती, लेकिन एंजाइम के ऊपर ये अटैच होती है और उसकी हेल्प करती है, और उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। अब ये अटैच होने वाला मॉलिक्यूल दो किस्म का होता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक वो चीज होती है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे हो, और इनऑर्गेनिक वो होती है जिसमें इनमें से कोई एक हो या एक भी ना हो। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर यानी कि ऐसा कोफैक्टर जो कि मेटल आयंस जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जैसा कि कैल्शियम हो गया, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के तौर पर एंजाइम के साथ अटैच होते हैं और उसका काम परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करते हैं। इनके बगैर वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता। दूसरे होता है हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और ये ऐसे कोफैक्टर होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे पाए जाते हैं, जैसा कि फ्लेविन हो गया और हेम हो गया। तो ये भी दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरे होते हैं कोएंजाइम। ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ मजबूती से कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ा होता है, जो डिटैच नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ऐसा कोएंजाइम जो कमजोर बॉन्ड बनाता है एंजाइम के साथ और डिटैच हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। इस तरीके से ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी दो किस्म के होते हैं, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहां तक समझ आ गई है? अब मेटाबॉलिक सिलसिले क्या होते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एंजाइम बनाएंगे। मान लो ये एक एंजाइम है और ये उसकी सबस्ट्रेट है। याद रखें मेटाबॉलिक सिलसिले में एक एंजाइम की जो सबस्ट्रेट होती है वो उसको कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। अब ये सबस्ट्रेट थी, एंजाइम के ऊपर अटैच हुई, इसने इसको बना दिया प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट अगले एंजाइम की सबस्ट्रेट का काम करेगी। क्या करेगी? अगले एंजाइम की ये सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल होगी। ये यहाँ पर इसकी सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल हुई, फिर इसने इसको प्रोडक्ट में चेंज किया और ये प्रोडक्ट बन गई इस एंजाइम की, और आगे एक और एंजाइम ठहरा है और इस एंजाइम की सबस्ट्रेट के तौर पर ये इस्तेमाल होती है और ये इसको मजीद प्रोडक्ट में चेंज करता है, और इस तरीके से वो अगले की सबस्ट्रेट बन जाती है। इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम्स आपस में एक ऑर्डर, एक तरतीब में काम करते हैं, और एक एंजाइम की प्रोडक्ट अगले की सबस्ट्रेट का काम करती है और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उससे अगले की सबस्ट्रेट का काम करती है। तो एक ऑर्डर, एक तरतीब बनती है, एक पाथवे बनता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे, और ऐसा हमारी बॉडी में बहुत सी जगहों पे हो रहा है। समझ आ गई है? तो इस तरीके से एंजाइम बाज़ औक़ात एक तरतीब में भी काम करते हैं, तंजीम में काम करते हैं और मेटाबॉलिक सिलसिले बनाते हैं, और ये कहलाते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। ये था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। इसमें किसी बात की समझ नहीं है तो सवाल पूछना है।